अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको सिंप्लीफिकेशंस कराऊंगा, यानी कि हम ये नंबर है इसे कम से कम टर्म में किस तरह लिखना है। तो ये किस तरह करना है आज मैं इस लेक्चर में समझाऊंगा। और ये हमने ये रूल्स और लॉस की मदद से करना है जो मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको समझाए हैं। अगर आपने वो रूल्स या लॉस आपको नहीं पता तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रख दिया, तो आप कमेंट उसमें जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। अब हम समझते हैं ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एक्स वाई प्लस एक्स नॉट वाई। अब हमने देखना है कि इनमें और इसमें सबसे पहले देखें कोई चीज़ कॉमन आ रही है। तो देखें एक्स नॉट वाई नॉट है और ये अगला एक्स वाई है, तो ये दोनों तो एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इनमें कॉमन नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम इस टर्म को और इस टर्म को देखें तो यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आ रही है, वाई। यानी कि इस तरह मैंने x को इस वजह से कॉमन नहीं लिया क्योंकि एक दफ़ा x आ रहा है, एक दफ़ा x नॉट आ रहा है, तो x और x नॉट कॉमन नहीं होते, एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अब वो जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी लॉ पर बेस करता है। अब ये देखें ए बी प्लस ए बी नॉट, यानी कि एक दफ़ा सेम वेरिएबल है और उसके साथ ही जो वेरिएबल है वो एक दफ़ा वही है और एक दफ़ा ऑपोजिट में है। तो हमारा आंसर आता है जो हमारा सेम वेरिएबल है, यानी उनमें जो कॉमन है वो आता है। तो यहाँ पर भी देखें एक्स एक दफ़ा एक्स है, एक दफ़ा एक्स नॉट और साथ में कॉमन वेरिएबल है, तो जो कॉमन वेरिएबल है हम उसे लिख लेंगे और एक्स नॉट जो है और एक्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारा आंसर इस तरह बन गया, यानी एक्स नॉट वाई नॉट इसी तरह उतर आया और इनमें जो कॉमन था वो आ गया क्योंकि एक्स और एक्स नॉट एक दूसरे के ऑपोजिट है, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। अब मैंने अगले स्टेप में इसी टर्म को रीअरेंज करके लिखा, वाई को मैंने इस तरफ कर दिया और एक्स नॉट वाई नॉट को इस तरफ कर दिया और इनको आपस में भी चेंज कर दिया, इंटरचेंज, यानी कि एक दूसरे की जगह बदल दी। तो ये हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें y प्लस वाई नॉट, वाई के साथ उसका ओपोनेंट है, यानी कि उसके ऑपोजिट है या उसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। तो हमने पढ़ा था कि y जो है अपने कॉम्प्लीमेंट को कैंसिल आउट कर देता है और उसके साथ जो बाकी टर्म होती है उसे लिख देता है, जिस तरह यहाँ पर किया a प्लस ए नॉट b। तो यहाँ पे देखें a ने अपने ओपोनेंट को कैंसिल आउट कर दिया और पीछे की जो टर्म बची a प्लस b। तो यहाँ पर भी यही होगा कि y जो है ये अपने इस कॉम्प्लीमेंट को ख़त्म कर देगा, सिर्फ उसी को ख़त्म करेगा जो किसी वेरिएबल के साथ है, और जो वेरिएबल होगा वो उसी तरह उतर आएगा और प्लस है प्लस भी वाई प्लस एक्स नॉट। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखें, अब मैं इसे दोबारा लिखता हूँ, रीराइट करता हूँ। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आ रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जेड नॉट जो है वो कॉमन आ रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब हम ये ला भी पढ़ के आए हैं कि जब दो सेम वेरिएबल हों और उनके साथ जो वेरिएबल है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो तो सेम वेरिएबल यानी जो कॉमन होता है वो आ जाता है। यानी कि यहाँ पर देखें एक दफ़ा ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए सेम है और उसके साथ जो टर्म है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में लिखी आ रही है ए के साथ, तो जो कॉमन है वो लिख लेते हैं हम सिर्फ। तो यहाँ पर भी यही होगा कि जो कॉमन है जेड नॉट वो आ जाएगा और एक्स नॉट जो है आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब ये इस तरह आ जाएगा जेड नॉट इसकी जगह और प्लस एक्स वाई जेड। मैंने इसे रीराइट किया है थोड़े दूसरे तरीके से, z को मैंने शुरू में लिख लिया और एक्स वाई को इस तरह लिख लिया ताकि मैं रूल अप्लाई कर सकूं और आपको रूल की समझ भी आ सके। अब यहाँ पर देखें तो ये z नॉट है प्लस z, यानी इसके कॉम्प्लीमेंट है और साथ में वेरिएबल है दूसरे। तो यहाँ पे हम ला पर कहें हैं कि जब z नॉट हो यानी कि कोई भी वेरिएबल हो जो कि कॉम्प्लीमेंट में लिखा हो और फिर उसी की तरह उसकी जगह वो एक्चुअल वेरिएबल लिखा हो और साथ में कोई और वेरिएबल हो, तो अपने असल जो वेरिएबल होता है उसे कैंसिल आउट कर देता है और पीछे ये टर्म आ जाती है ए नॉट प्लस बी। तो यहाँ पर भी यही होगा, जेड नॉट जो है जेड को कैंसिल आउट कर देगा और पीछे जो टर्म बचेगी उसे लिख देगा, यानी कि इस तरह। अब ये तीसरा क्वेश्चन है और ये हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। अब ये देखें तो यहाँ पे है ये लिखा हुआ है एक्स वाई प्लस एक्स। अब एक्स जो है ये इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह यहाँ पे वाई भी इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं इस टर्म का ऐसे लिखूँगा एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई प्लस वाई जेड। अब हम पिछले लेक्चर में ये पढ़ के आए हैं कि जब दो सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई हों तो उनका आंसर वही होता है एक्चुअल वेरिएबल के। यानी कि ये देखें ये भी वही वेरिएबल है, ये भी वही इनपुट है, यानी कि दोनों इनपुट सेम है, हमारा आंसर वही आउटपुट के बराबर आ रहा है, यानी कि जो इनपुट है सिंगल इनपुट के ही बराबर आ रहा है। इसी तरह देखें एक्स वाई ये भी सेम है, तो ये इन दोनों को भी एक दफ़ा लिख लेंगे क्योंकि हमने ला में पढ़ा है कि जब दोनों सेम वेरिएबल आपस में प्लस हों तब भी उसका आंसर वही होता है। तो ये आ गया, ये एक्स वाई प्लस एक्स वाई एक दफ़ा एक्स वाई फिर एक्स जेड, वाई को वाई लिख लिया प्लस वाई जेड। अब अगर मैं देखूं इन तीनों में जो है ना वाई कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी वाई आ रहा है, यहाँ पे भी वाई आ रहा है, यहाँ पे भी वाई आ रहा है। तो अगर मैं वाई को कॉमन ले लूँगा तो पीछे ये टर्म बचेगी, इसकी जगह एक्स, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। तो अब यहाँ पे देखें मैंने इसको इस तरह लिख लिया और मैंने एक्स प्लस जेड एक तरफ कर लिया, प्लस 1 कर लिया प्लस एक्स जेड।
तो अब हम ये पढ़ के आए हैं कि 1 में किसी भी नंबर को ऐड करें हमारा आंसर 1 ही आता है बुलियन फंक्शंस में। तो अब ये जो चीज़ है ये इसके साथ ऐड हो रही है तो हमारा आंसर 1 ही होगा, क्योंकि 1 के साथ मैंने बताया है कि आंसर हमेशा हमारा 1 ही आता है। तो y इंटू 1 जो होता है वो y होता है, तो y प्लस xz, यानी इस तरह। तो उम्मीद है कि आप सबको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया। आप सबसे जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम दोस्तों को आसानी से ये टॉपिक्स समझ आ सकें। शुक्रिया।